बाला मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you so much, Archie. Asta ma'am, thank you. Good afternoon to you all and viewers. गुड आफ्टरनून मैम। आस्था मैम, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, हमारे दर्शकों को मैम ये समझाइए, क्योंकि बार बार हम लोग देख रहे हैं कि बाज़ार जो है वो 25,000 के लेवल के आसपास इर्द गिर्द घूम रहा है यहाँ पे। अभी हम लोग अपने दर्शकों को लगातार बता भी रहे थे कि जो यहाँ पे पुट राइटर्स की पोजीशन है वो 25,000 के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, वहीं से सपोर्ट आता है, वहीं से नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है। मैम, कितना पेन बाकी है, कितना और आपको स्थिति दिख रही है यहाँ पे, कितनी और गिरावट देखने को मिल सकती है या फिर रिकवरी आती हुई दिखेगी? जी। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। देखिए, मैं जहां तक निफ्टी को समझ पा रही हूँ, निफ्टी अब एक दायरे में अटक गया है हर्ष जी। और ये जो दायरा बन गया है ये मोटा मोटी, क्योंकि अगर हम पिछले कुछ दिनों का मोमेंटम निफ्टी में देखें तो 24,900 का लेवल एक अहम सपोर्ट बन के निफ्टी के लिए निकल रहा है। अगर उसके नीचे निफ्टी नहीं जाता है तो हो सकता है कि कुछ दिन उठा पटक करने के बाद वापस से एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड की तरफ पकड़े। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं अपसाइड की भी बात करूं तो वहां पे भी 25,500, यानी कि ये जो 600 पॉइंट की रेंज है, 24,900 ऑन द डाउन साइड, 25,500 ऑन द अपसाइड, इसके बीच में मुझे लगता है निफ्टी गोते लगाता हुआ नजर आएगा आने वाले दिनों में। बहुत सारे डेवलपमेंट्स की तरफ अभी मार्केट अपनी नजर गड़ाए हुए बैठा है, जिसमें आज तो हमारा जो ये डील साइनिंग की बात है, बिल्कुल ये तो एक पहला कदम है। दूसरी तरफ मुझे लगता है कि डॉलर की जो ये गिरावट होना जरूरी है रुपये के अगेंस्ट में, यानी कि रुपया मजबूत होना जरूरी है। वाकई में अगर इंडियन इक्विटीज को एक अपसाइड मोमेंटम पकड़ना है तो वहां पे भी एक हमारी नजर रहनी चाहिए, करेंसी का बिहेवियर कैसा है। तीसरी तरफ मुझे लगता है इंडियन अर्निंग्स, अभी वैसे तो काफी अर्निंग्स आ भी चुकी हैं, लेकिन ये सीजन अभी ऑनगोइंग है, तो यहाँ से भी किस तरह का पूरा निचोड़ निकलता है वहां पे भी हमें ध्यान रखना होगा। और डेफिनेटली जो लास्ट पॉइंट है वो तो जियो पॉलिटिकल, जो मैक्रो लेवल की मैं बात करूं या ग्लोबल लेवल की, वहां पे तो बिल्कुल हमारी बिल्कुल नजर रहेंगी। इन सब में एक सूदिंग पॉइंट हो सकता है कि अमेरिका अगर इंडिया पे जो टैरिफ 25% घटाने की बात अब चल रही है, क्योंकि हमने हमारा ऑयल इंपोर्ट रशिया से कम कर दिया है, अगर वहां पे कोई भी कदम अमेरिका उठाता है तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट के लिए एक बहुत पॉजिटिव कदम वो माना जाएगा। मुझे लगता है स्टॉक मार्केट वहां से भी थोड़ा सा उत्साहित होते हुए नजर आएंगे। लेकिन हाल फिलहाल में मेरी राय यही है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच के मूड में बैठिए, कुछ एक दायरे में जो मार्केट अटका हुआ है उस दायरे से बाहर निकले, तभी किसी तरफ का ट्रेड पकड़ना ज्यादा समझदारी का काम होगा। ठीक है मैम, यानी कि लोअर लेवल जो हो गए आपने बताया 24,900, ये ब्रेक नहीं होने चाहिए, और जो आपने बताया यहाँ पे 25,500, अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर एक तेजी की संभावना बनती हुई दिखेगी। यही दो इंपॉर्टेंट लेवल है फिलहाल के लिए मैम। जी, क्योंकि हर्ष अगर हम देखें पिछले 3 या आज का भी ट्रेडिंग सेशन मिला लें तो 4 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट उसी दायरे में उठा पटक करता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक दायरा अभी के लिए आने वाले कुछ दिनों के लिए एक इम्पोर्टेंट दायरा बन गया है और मार्केट इसी के बीच में मूव करता हुआ नजर आएगा। बट जिस तरह से मैंने बोला, 24,900 का लेवल अगर ब्रीच हो गया या फिर निफ्टी ने इसके नीचे के क्लोज देने चालू कर दिए तो फिर निफ्टी में जो ये पेन है वो गहरा सकता है। तो दोनों तरफ के मोमेंटम को क्लोजली वॉच करना है और अभी जस्ट वेट एंड वॉच करें। स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम हमें देखने को मिल रहे हैं अनडाउटेडली, स्पेशली जहां पे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा करूर वैश्य बैंक, डीसीबी बैंक, आज ये हमारे कुछ रिकमेंडेशंस भी गए हैं, तो यहाँ पे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील, तो यहाँ पे बिल्कुल आप अपना एक ध्यान रख सकते हैं। तो रिजल्ट स्पेसिफिक स्टॉक मोमेंटम बिल्कुल यहाँ पे हमें देखने को भी मिलेगा, तो वहां पे आप जरूर कुछ बाइंग कर सकते हैं। लेकिन पूरा अगर मैं एक ब्रॉडर आउटलुक दूं तो थोड़ा सा अभी यहाँ पे संभल के और कॉशियसली ट्रेड करें, बेटर रहेगा। संभल के कॉशियसली ट्रेड करें यहाँ पर। और मैम ने देखिए कुछ ट्रेड का भी जिक्र किया, तो आप हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए। मैम की पिक में जो भी पिटारे में जो स्टॉक्स होंगे जो बेहतर लग रहे हैं उसके जो है तमाम तरह की चीज़ें हम लोग आपके साथ साझा करेंगे। अब मैं वीएलएम बाला मैम के पास आता हूँ। मैम, आपको बाज़ार की स्थिति क्या दिख रही है? आप, क्योंकि हम लोग चर्चा करते रहते हैं लगातार, लेकिन मैम अब जो है ये अब जो है इरिटेशन जैसे वर्ड का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उन निवेशकों के लिए, उन ट्रेडर्स के लिए जो यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे पोर्टफोलियो Yes. बहुत बुरा हाल है मैम, साफ तौर पे, और बाज़ार जो है वो बढ़ने का आगे बढ़ नहीं रहा। अब आप देखिए दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर थे,
जो मैम अभी बात करी थी 25% टैरिफ घटने की बात स्कॉट बेसेंट ने जो बोली थी, ऐसे में अमूमन क्या होता है, बाजार के जो गिफ्ट निफ्टी होता है उछल जाता है और उसके बाद जो है बाजार में भी तेज़ी देखने को मिलती है, लेकिन आज बाजार ने उसके ऊपर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। ईयू की ट्रेड डील, हालांकि ईयू के साथ ट्रेड डील को लेकर अब स्थिति आ रही है, लगातार क्लैरिटी आ रही है, इसमें भी एक लंबी सफ़र है। मैं दर्शकों को लगातार बता रहा हूँ कि 27 देशों के संसद से यहाँ पे पारित कराना है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें समय लगेंगी चीज़ों को लेकर, लेकिन अब बाजार जो है बहुत सोच समझ के दायरे में बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपका क्या मानना है यहाँ पे? क्या आपको लग रहा है कि जो 24,900 के जो लेवल्स हैं मैम अभी तक जो बचता हुआ निकल रहा है उसके आसपास पहुंचा, क्या ये टूट जाएंगे और नीचे जाएगा यहाँ पर? सिर्फ अगर नजरिया मंथली एक्सपायरी का है तो आज नहीं टूट रहा है जी, लेकिन अगर हम ऐसे बात करें कि क्या टूटेगा, नहीं तो टूट जाएगा। अभी इसके लिए समय की अगर समय सीमा को डिफाइन करें हर्षी, अच्छा जो लोग आपने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है कि लोगों को भी थोड़ा इरिटेशन होने लग गया है, बट जब ये 25,100 के पास आएगा ऐसे बातचीत हो रही थी, आ गया, तो उस दिन भी हम लोगों ने ये बात की थी कि अगले 1-2 हफ्ते आपको प्राइस यही मिलेगा, कुछ बदलेगा नहीं। सो बेटर है जस्ट सी, डोंट ट्रेड, देखते रहो कि इस रेंज में ये मिलता ही रहता है कि नहीं रहता है। अब जितने लोगों ने वो बात मान ली होगी वो दे मस्ट बी हैप्पी कि चलो भैया हम इस कंसोलिडेशन पीरियड में नहीं है। लेकिन जो लोग नहीं बात को सुन रहे हैं या फिर एयू शोज को वापस रेगुलरली नहीं देख रहे हैं, दे माइट बी इन द ट्रेड्स और अब वो परेशान हो रहे होंगे कि हफ्ते भर से प्राइस वहीं के वही है। एंड दिस इज गोइंग टू हैपन फॉर अनदर कपल ऑफ डेज। मतलब जनवरी के ऑलमोस्ट कुछ सेशन ही बचे हैं, इस सेशन में आपको यही देखते हुए मिलेगा। बट अगर मुझे ये बात करना है तो मतलब कुछ बड़ा मूवमेंट हम एक्सपेक्टेशन में नहीं है मेरे, छोटे मोटे पुल बैक 200, 250, 300 पॉइंट के बस अपसाइड में उतने ही दिख सकते हैं, उससे ज्यादा की एक्सपेक्टेशन नहीं रखिए। एंड ट्रेड अगर आपको प्लान करना है डायरेक्शनल ट्रेड, सो 25,500 से 25,650 इज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस। मैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, मैंने गुड रेजिस्टेंस बोला है, जहां पर आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। बट नाउ टू बी स्पेसिफिक कि हमको अगर इन्वेस्टमेंट देखनी है ईटीएफ में करना हो, इंडेक्स ईटीएफ पर, निफ्टी इंडेक्स ईटीएफ में, या फिर रिलायंस, एचडीएफसी, टीसीएस, इन जैसे स्टॉक्स में अगर हमको सिप करना है, खरीदारी करनी है, तो क्या अब खरीदें या कुछ और रुक जाए? सो आपको निफ्टी इंडेक्स के लिए ट्रैक करना है। आपका निफ्टी इंडेक्स 24,650 के आसपास अगले कुछ 1 से 2 या मैक्सिमम 3 हफ्ते के अंदर दिख जाएगा। वहां पर आप अपनी पसंद के मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक की बात नहीं कर रही हूँ, अंडरस्कोर कर रही हूँ, वहां पे आप अपनी पसंद के निफ्टी हैवी वेट्स को खरीद सकते हैं, जिसमें कि रिलायंस हो सकता है, जिसमें कि आपका एचडीएफसी बैंक हो सकता है, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, भारतीय एयरटेल, टीसीएस। इन स्टॉक्स में आप चाहें तो धीरे धीरे खरीदारी कर सकते हैं विद द व्यू कि अगले कुछ क्वार्टर्स के अंदर ये आपको अच्छा रिटर्न दे देंगे। बट निफ्टी इंडेक्स अभी मुझे वीक लगता है एंड ट्रेड डील हो गई, लेकिन आप ये देखिए कि जो करेंसी डिक्लाइन है वो कंटिन्यू रहेगा एंड जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ज्यादा अभी रहेगी। ये जो ईयू के साथ में जो डील हुई है, साइन ऑलमोस्ट हो गई है, तो इसमें कुछ सेक्टर्स है जिसको ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, स्पेसिफिकली वो सेक्टर्स जिन पर हमने होल्ड खो दिया था यूएस मार्केट के साथ में, जिसमें कि श्रिम्प थे, जेम्स थे, टेक्सटाइल था। तो इन स्टॉक्स, इस इंडस्ट्री को थोड़ा बहुत हो सकता है कि बूस्ट मिल जाए। ऑन द अदर साइड जो इंडिया की अल्कोहलिक सिन गुड्स वाली कंपनीज है, उनको भी देखना है कि क्या वो उस सप्लाई को डोमेस्टिक मार्केट में जो ना वेंडरशिप वगैरह लेकर के मैनेज कर पाती हैं कि अगले कुछ क्वार्टर्स में। अगर हाँ तो उनको फायदा मिल जाएगा, उनकी सेल्स वगैरह मैनेज हो जाएगी। अगर नहीं तो उन स्टॉक्स पर और प्रेशर होगा। इनफैक्ट हर्ष जी, ये चीज जो फ्यूचर में होने वाला होता है ना, प्राइस उसको पहले डिस्काउंट करता है, प्रेजेंट में डिस्काउंट करने की कोशिश करता है। एंड दैट्स हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि आपके जो सिन गुड्स वाले स्टॉक्स थे, चाहे वो तिलक इंडस्ट्रीज था, देन आपका सुला विनयार्ड्स थे, देन आपका आईटीसी जैसे स्टॉक्स जिसमें कुछ ही परसेंटेज है वैसे, बट इस तिलक इंडस्ट्रीज, इन स्टॉक्स पर डिक्लाइन देखा गया। अब आप ग्रेजुअल मोड पर इन स्टॉक्स को, इन सेक्टर्स को ध्यान में रख सकते हैं। स्पेसिफिकली जैसे कि कुछ स्टॉक्स है बॉम्बे डाइंग, आज की डेट में ठीक ठाक है, तो आप चाहें तो इन स्टॉक्स को आज की डेट में इस अराउंड दिस न्यूज के अगले कुछ हफ्तों में, महीनों में और क्लैरिटी मिलेगी तो आप एक छोटे रिस्क पर इनमें एंट्री के बारे में सोच सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। बट निफ्टी स्पेसिफिकली 24,650 के आसपास की तैयारी है अगले कुछ हफ्तों के अंदर।
जी, यानी कि 24,600 की तैयारी है, मैम ने कहा, यानी कि डाउनफॉल और जो है वो बढ़ता हुआ दिख सकता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, थोड़ा अलर्ट मोड पे रहिए। बल्कि मेरा अगला सवाल ही इसके ऊपर था, ईयू के डील को लेकर। लेकिन हाँ मैम, जब से ट्रंप आए तब से तो स्टॉक ने फैक्टर इन करना कम ही कर दिया, वही स्थिति देखने को मिल रही है। अंबाला मैम, मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन पहले मैं यहाँ पे आस्था मैम के पास चलता हूँ। आस्था मैम, जो ये पूरी डील होती हुई दिख रही है यहाँ पर, आप कैसे देख रहे हैं? अगर आप टेक्सटाइल स्टॉक्स की भी बात करें मैम, वापस जो है टेक्सटाइल स्टॉक में, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो बेनिफिशियरी होगा वो टेक्सटाइल सेक्टर होगा। हमने देखा किस तरीके से बांग्लादेश और दूसरे देशों पे हम लोगों को जिस तरीके से टैरिफ उन पे कम लगा अमेरिका के ज़रिए, और हमारे पर ज़्यादा लगा, हम लोग साफ तौर पे दबाव देखने को मिला। लेकिन आज आप देखिए केपीएल मिल्स देखिए या दूसरे स्टॉक्स देखिए, खासतौर पे जो यूरोपियन यूनियन से जुड़े 24 से 25% आई थिंक जो है रेवेन्यू वहीं से आता है स्टॉक कंपनी का। तो आप कैसे देख रहे हैं, क्या एक अपॉर्चुनिटी रहेगी? क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिला है मैम टेक्सटाइल स्टॉक्स में। बिल्कुल, और इसी कड़ी में अगर मैं क्योंकि काफी डिटेल में हम चर्चा कर चुके हैं और हमारे दर्शकों को भी अभी समझ में आ गया है कि टेक्सटाइल्स एक बेनिफिशियरी रह सकता है, लेकिन मेन मुद्दा है कि कौन सा स्टॉक बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो काफी सारे स्टॉक्स हैं, मेरी नजर आज वेल्सपन लिविंग पे है। बहुत बढ़िया मोमेंटम आज हमने यहाँ पे देखा है। तो बिल्कुल आपने सही बोला, टेक्सटाइल स्टॉक्स एक बार वापस से फोकस में आ सकते हैं, लेकिन एक चीज पे भी आप बिल्कुल ध्यान हमें रखना चाहिए हर्ष जी, और वो है कि रिजल्ट्स अगर अच्छे नहीं आए तो ये जो एक हम मोमेंटम देख रहे हैं टेक्सटाइल स्टॉक्स में भी अपसाइड का, हो सकता है कि ये एक टेम्पररी हो। मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात कर रही हूँ, मैं पूरे टेक्सटाइल उसकी काउंटर्स की बात नहीं कर रही, लेकिन उस स्टॉक्स में जिसमें कि रिजल्ट्स नहीं आए हैं, तो हो सकता है रिजल्ट्स अगर अच्छे नहीं आए तो उसके आने के बाद हमें कुछ फेडनेस देखने को मिले अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। लेकिन अगर रिजल्ट्स अच्छे आ गए तो ये स्टॉक्स और भी बढ़िया तेजी में आएंगे। तो एक ही कैवेट जरूर रहेगा कि रिजल्ट्स भी अच्छे आने जरूरी है, क्योंकि रिजल्ट्स का सीजन अभी चल रहा है। इस कैवेट के साथ मुझे जो अभी भी अच्छा लग रहा है वो वेल्सपन लिविंग है। बहुत बढ़िया मोमेंटम आज हमने इस काउंटर में देखा। इनफैक्ट लास्ट 2-3 दिन से कुछ हलचल मच रही है इस काउंटर पे, और आज भी एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। तो ये टेक्सटाइल स्टॉक्स रडार पे रहने चाहिए, और उसमें से मुझे वेल्सपन लिविंग अच्छा लगता है। वेल्सपन लिविंग आपको अच्छा लग रहा है, मैम ने यहाँ पे क्लैरिटी दे दी। यहाँ पर दर्शकों के भी सवाल लेते हैं और भी जो है कुछ चीज़ें हैं उसके ऊपर चर्चा करना ज़रूरी है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर दिलीप व्यास जी का सवाल ले लेते हैं। दिलीप व्यास जी कह रहे हैं कि मैं गुजरात से हूँ। नमस्कार हर्ष जी। नमस्कार सर, आपको भी बहुत बहुत। और ये जो है यहाँ पर BEL के ऊपर जानना चाह रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि 372 के भाव पे लिया है इन्होंने, 75 शेयर लिए हैं, और कह रहे हैं कि क्या ऐड और करना चाहिए यहाँ पर। आस्था जी से मेरा सवाल है, कृपया बताएं। तो और कह रहे हैं जय जिनेंद्र। तो यहाँ पर मैम आपसे सवाल है आस्था जी, BEL में क्या करना चाहिए? દિલીપ ભાઈને भी जय जिनेन्द्र। અને મને એવું લાગે છે, જસ્ટ એક લાઈન, क्योंकि गुजरात से है तो बोलूंगी कि डिफेंस स्टॉक्स में बहुत मोटी तेजी लागे છે, પણ ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम। सो डिफेंस स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी है, लेकिन एकदम से नहीं बढ़ेंगे। दिस इज ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम हमें ये तेजी देखने को मिलेगी। कारण बहुत सारे हैं, वैल्यूएशंस अभी भी कुछ बहुत कूल ऑफ नहीं हुए। दूसरा, एक जो अट्रैक्शन और एक फैंसी था, वो जो हमने एक स्टेज देखा था और एक फेज देखा था, वो ऑलरेडी जा चुका है। तो अभी भी इस डिफेंस में अच्छा तेजी है, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो इस पे जरूर ध्यान रखें। इसी बात को कहने के साथ मैं ये बोलती हूँ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा लग रहा है, बिल्कुल इसमें आप बने रहिए। अभी चल रहा है 413 पे, इनकी 370 की खरीद है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद माय मेमोरी। तो बिल्कुल आप 390 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 395 का लगा लीजिए, लेकिन ये स्टॉप लॉस आप क्लोजिंग बेस का लगाएंगे। क्लोजिंग इसके नीचे हो तो ट्रिगर करना, नहीं तो फिर लेके आप बैठे रहिए। और ये जो काउंटर है BEL, ये बहुत अच्छा लग रहा है। 395 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कर लीजिए। अभी चल रहा है 413, पहला टारगेट इसमें आप मेंटेन करिए 435 का, उसके बाद 450 का बने रहना है, और 395 का स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू कर। जी बिल्कुल मैम। और बल्कि मैं एक इवेंट में गया था गुजरात, वहाँ पर तो वो वहाँ पर मैंने जो सीखा था वो केम छो मजामा छो, तो ये मैंने वहाँ पे ज़रूर सीख के आया था। मैं एक इवेंट कवर करने गया था तो काफ़ी मज़ा आया था वहाँ पर। तो यहाँ पर चलिए इनको दिलीप व्यास जी को इनका जवाब मिल गया होगा। अच्छा अंबाला मैम, एक सवाल और ले लेते हैं हम यहाँ पर। एंटरटेनमेंट के नाम से उन्होंने आईडी बनाई है, कह रहे हैं कि गुड आफ्टरनून, GK टायर्स के ऊपर क्या करना चाहिए? 494 की इनकी बाइंग है, 150 शेयर्स हैं और अगली दिवाली तक क्या लक्ष्य लेके चल रहे हैं, क्या सलाह रहेगी? अगली दिवाली तक का। एंड 4 कितना मैम? इनका जो भाव है 494। ओके।
बहुत छोटा स्टॉप, आपकी एंट्री बहुत ऊपर के स्तर की है, तो आपने क्योंकि दिवाली तक बोला है तो मुझे अब इसको दो तरीके से देखना होगा। पहला ये कि क्या यहाँ से पुल बैक एक्सपेक्टेड है? यस। एंड वो पुल बैक आपकी बाइंग के काफी नीचे है। इट इज लाइकली कि आपको जेके टायर्स एक बार या कम से कम 440 के आसपास दिख जाएगा। सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर नेक्स्ट दिवाली, अप टू नेक्स्ट दिवाली, तो आप 440 की तैयारी में रहिएगा। इन केस ये भाव आ जाए तो वहां पर थोड़ा एडिशन करें, क्योंकि चांसेस बनेंगे। ठीक है, इसीलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। अदरवाइज अगर एक सिर्फ विदाउट एडिशन अगर आप टारगेट की बात करेंगे तो भी 560 इज द फर्स्ट टारगेट दैट वी कैन एक्सपेक्ट वेरी इजीली, अगर दिवाली तक की ही बात करें। बाकी अगर एक ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स को बात करें तो 630 तक ये साल भर के नजरिए से जा सकता है। तो आप इसको होल्ड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा पुल बैक आएगा। सो बी प्रिपेयर्ड मेंटली एंड फाइनेंशियली फॉर दैट, अवेलेबल रहिएगा ताकि 440 के आसपास जब आए तो थोड़ा बहुत एडिशन कर सकें। प्रोवाइडेड दिस, जो स्टॉप लॉस है आपका 410 रुपए का स्टॉप लॉस इज मोर देन इनफ। आपकी बाइंग ऊपर की है, इसलिए आपके भाव, टारगेट एंड स्टॉप लॉस एंड एवरेजिंग लेवल सब थोड़े से डीप है एंड टारगेट्स भी थोड़े से बड़े हैं। तो उस चीज को थोड़ा सा कंसिडर कर लीजिए, बिकॉज योर व्यू इज फॉर अनदर 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर के हिसाब से। आस्था मैम, आपके हिसाब से जो आप बात कर रहे थे कुछ स्टॉक स्पेसिफिक की, आपको कुछ पसंद आ रहा है इस बाजार में मैम? क्या स्टॉक्स हैं, क्या लेवल्स रहेंगे यहाँ पर? जैसा कि मैंने अभी वेलस्पन लिविंग का नाम लिया था, तो ये काउंटर अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में बना हुआ है और मुझे लगता है कि इसमें तेजी और हमें देखने को मिल सकती है। अराउंड 127 ये चल रहा है। माइट बी पॉसिबल कि एक बार ये जो तेजी आई है ये इसे 132 से 134 तक लेके जाए। तो अभी वेलस्पन लिविंग पे एक नजर बनाई जा सकती है। टॉप 122 का रहेगा क्लोजिंग बेस का टारगेट। इसमें जो मैंने यहाँ पे सजेस्ट किए हैं 130 टू 134। ठीक है, और अब माला मैम आपकी तरफ से कौन सी पिक रहेगी? मैंने दो स्टॉक्स के नाम स्टार्टिंग में जब हम लोग डिस्कस कर जी। रहे थे, बॉम्बे डाइंग। इम्पैक्ट, बॉम्बे डाइंग। तो अच्छा। बॉम्बे डाइंग हमारा डिस्क्लोजर ऑलरेडी एनालाइज करते हुए रिस्क एंड एवरीथिंग हम अपने मेंबर्स को आज इसमें रिकमेंडेशन दे चुके हैं एंड इट इज येट टू हिट टारगेट। सो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन मेंबर्स को रिकमेंडेशन के तौर पर आज दिया गया है। सो विद दिस डिस्क्लोजर अभी ये चल रहा है 112 113 की इसी रेंज में। फॉर मी 110 से 113 इज अ बाइंग रेंज, जिसमें कि पॉसिबल टारगेट 130 से लेकर के अप्रोक्सीमेट, एक सेकेंड, एक स्टॉक और रहेगा ब्लू डार्ट, देयर आर सम। तो ओके, तो यहाँ पर बॉम्बे डाइंग में लगभग 130 से 155 देन 170, दीज आर 3 टारगेट्स जो कि हम अगर इंट्राडे या 2-3 दिन के हिसाब से देखें तो 130 शुड बी द टारगेट। लेकिन अगर मैं 1-2 महीने का व्यू लेकर के चलूं तो एक अच्छे मोमेंटम में ये आपको दिख सकता है। स्टॉप लॉस जो हमको यहाँ पर मेंटेन करना है बॉम्बे डाइंग में, इट इज जस्ट 95, सिर्फ 995 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके हम ये अपॉर्चुनिटी कैन कैश कर सकते हैं। लो रिस्क है एंड अपॉर्चुनिटी, प्रोबेबिलिटी सब ठीक ठाक लग रही है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी, प्रोबेबिलिटी सब जो चीज़ें हैं वो मैम को ठीक ठाक लग रही हैं यहाँ पे। और बहुत सारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं यहाँ पर। एक हम लोग यहाँ पे गौरव त्यागी जी का सवाल लेते हैं भारत वायरिंग के ऊपर। आस्था मैम, भारत वायरिंग के ऊपर इन्होंने जो लेवल्स हैं 184 के लेवल्स जो हैं, इन्होंने 200 शेयर्स ले रखे हैं, कह रहे हैं होल्ड कर सकता हूँ 6 महीने तक। आपकी यहाँ पे क्या सलाह रहेगी? जी बिल्कुल। यहाँ पे भारत वायरिंग की इन्होंने बात की है, राइट? जी। भारत वायर रूप्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जी कितने में इन्होंने लिया है? मैम 184। जी, अभी चल रहा है भारत वायर रूप्स एट द लेवल ऑफ 160। देखिए, इसमें एक हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। बहुत अच्छा खासा ये एक फॉल इस काउंटर ने दिखा है। इनफैक्ट आज इसने अपनी नेकलाइन को तोड़ने की भी कोशिश की है। तो जब इस तरह के मोमेंटम्स आते हैं, डाउन साइड के मोमेंटम्स आते हैं, तो थोड़ा सा वीकनेस मुझे लगता है और गहराती भी नजर आती है। दो चॉइसेस है, अगर ये नुकसान बुक कर सकते हैं तो पार्शियली एग्जिट करें। अगर आप नुकसान बुक नहीं कर सकते हैं और आप एक बार रिजल्ट्स का वेट करना चाहें, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन रहता है कि क्या पता रिजल्ट्स अच्छे आ जाए और उस उम्मीद में थोड़ा सा ये काउंटर चल जाए तो हम एग्जिट कर लें, वैसा भी एक विचार हमारे मन में रहता है। तो अगर वैसा विचार रखते हैं तो फिर एक बार एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहेगा और क्लोजिंग बेस का रहेगा 150 का।
150 का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेस का लगा के होल्ड करें, लेकिन ये काउंटर लग वीक ही रहा है क्योंकि काफ़ी अच्छी मंदी हमने ऊपरी स्तरों से भी देखी है और आज भी एक अच्छी गिरावट है, लेकिन फिर भी बने रहिए, 150 का स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है। और यहाँ पे देखिए खबरें यहाँ पे छन छन के आने लग गई हैं। चावल, चीनी, बीफ जो है वो एफटीए से बाहर होगा। तो यहाँ पर सेक्टर वाइज नज़र बनी हुई है हम लोगों की, और जैसे जैसे खबरें आती जाएंगी हम लोग अपने दर्शकों को यहाँ पे साझा करते जाएंगे, क्योंकि आप ये समझिए कि कोशिश जो है वो सरकार की इस लिहाज से हो रही है ताकि जो एक्सपोर्टर्स का जो दर्द है, जो पेन है, वो कम किया जा सके। यहाँ पर अम्बाला मैम आप मुस्कुरा रही हैं, यहाँ पर क्या वजह है? नहीं होगा। अच्छा। अगले 2 क्वार्टर भी बहुत वीक है एंड मतलब जो रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस रहेगी कि शायद अगले रिजल्ट्स 2 क्वार्टर अच्छे आ जाए, तो जहां पर भी आपको वैल्यूएशन ज्यादा दिखे 2 गज की दूरी बना करके रखिएगा उन स्टॉक से। सो फिलहाल के लिए मार्केट में उतने स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स नहीं है। यूएस की डील, मतलब मान लीजिए मैं इसको ऐसे बोलती हूँ कि चलो यूएस मेरे ऊपर बोलता है, मेरा मतलब इंडिया के ऊपर बोलता है कि मैं आपके ऊपर टैरिफ नहीं लगा रहा हूँ, बट अगर वो ग्रीनलैंड में, अगर ईयू ग्रीनलैंड में उसको सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर वो उसके ऊपर टैरिफ लगाएगा। तो जो प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ से ईयू जाते हैं, फिर ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में जाते हैं, ईयू जाते हैं, फिर वहां से कनाडा, अमेरिका एंड ऑल जाते हैं, तो वो जो पूरा जो चेन है ना वो डिस्टर्ब हो रहा है। एंड बीइंग दैट कंट्री की अगर किसी के ऊपर भी, इट्स अ चेन, इट्स अ सर्कल, अगर आप किसी को भी डिस्टर्ब करेंगे तो वहां पर जो मार्जिनल कंट्रीज है, मार्जिनल मतलब जो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है एंड प्रोडक्शन के लिए बहुत हद तक इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, एनर्जी रेजिलिएंट नहीं है। मैं भारत वीक है ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो करंट कंडीशन है उससे सिंपल यही समझ में आता है कि अगले 2 क्वार्टर भी बहुत खूबसूरत से नहीं रहेंगे, डिप देखने के लिए मिलेगा। तो इट्स लाइक कि थोड़ा सा का लिमिटेड अप्रोच करें, पोर्टफोलियो में बुलियंस को रखो ताकि आपका पोर्टफोलियो एक सिक्योरिटी भी हो जाए, और जो मूवमेंट बुलियंस में आगे भी रहेगा, 26 से 27 का आधा पूरा बुलियंस का समय रहेगा, मेटल्स का रहेगा, अपने पोर्टफोलियो में उसको रखिएगा, कॉमेक्स को तो रखने की कोशिश कीजिए। बाकी इम्पल्सिव होकर के कुछ मत खरीदो, बहुत सोच समझ के खरीदना, आपका पैसा आपको बचाना है। बिल्कुल। और हम लोग तो लगातार ये बात कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए बॉडी जो होती है प्रोटीन शेक लेके बन जाती है, लेकिन जो फंडामेंटली स्ट्रांग बॉडी बनती है तो उसके लिए समय देना पड़ता है, और कंपनी के नतीजे अगर अच्छे नहीं आएंगे और उसको अगर आप देखेंगे नहीं, जज नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पे आखिरी में पेडिग्री भी आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन नंबर्स नहीं आएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ समझनी होगी यहाँ पे। इसके अलावा और भी दर्शकों के सवाल आ रहे हैं यहाँ पे, और कंपनी के टाटा कम्युनिकेशन के भी नतीजे आए, हम लोग एक बार चर्चा करेंगे उसके ऊपर। लेकिन यहाँ पे आस्था मैम, यहाँ पर एक सवाल जो है, अब गोल्ड की बात हुई थी, यहाँ पे टाटा गोल्ड को लेकर एक दर्शक जानना चाह रहे हैं कि इन्होंने जो है अगर टाटा गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड ETF जो है इसके ऊपर ये जानना चाह रहे हैं कि इन्होंने 11 के भाव में ख़रीदा था और इनके पास जो है 6022 यूनिट्स हैं यहाँ पर करीब करीब। कह रहे हैं कि क्या करूँ, प्रॉफिट्स बनाकर निकल जाऊँ या होल्ड करके रखूँ? देखिए, वैसे गोल्ड की ये तेज़ी तो मुझे अभी भी और ज़्यादा लग रही है कि बढ़ेगी, लेकिन अभी इनको अच्छा खासा मुनाफ़ा हो रहा है और जो मैं टाटा गोल्ड ETF का यहाँ चार्ट देख पा रही हूँ, उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि छोटा-मोटा एक डाउनसाइड आ सकता है। तो पूरा प्रॉफ़िट बुक करने की ज़रूरत नहीं है। एक 1/4 ऑफ द क्वांटिटी का प्रॉफ़िट आप बुक करिए, 3/4 को तो होल्ड ही करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अभी भी तेज़ी बाकी है और अगर होल्ड करके बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी इसमें मुझे लगता है कि एक बार 17 तक ये जा सकता है, तो पोटेंशियल अभी भी बाकी है। पहला लेवल रहेगा इसमें 17 का, या फिर हम बहुत प्रिसाइज़ली बात करें तो ₹16.80 का, और उसके बाद जो दूसरा लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो तकरीबन 18 से 19 का भी रहेगा। टू बी वेरी प्रिसाइज़ 19 का फिर दूसरा आता है। तो अच्छा ही लग रहा है, अगर कोई जल्दबाज़ी नहीं है तो बिल्कुल बने रहिए। मैम आपने ये क्लैरिटी दे दी। और इसमें एक और हमारी बिमला सिंह रावल जी हैं, पूछे मैम महिंद्रा एंड महिंद्रा में क्या फ्रेश अपॉर्चुनिटी ली जा सकती है क्या? अम्बाला मैम ये आपसे मैं सवाल कर लेता हूँ। और देखिए EU को लेकर जो हम लोग बात करें ना, ट्रेड डील को लेकर, इसका इम्पैक्ट स्टॉक में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि इस तरह की खबरें हैं कि जो वहाँ से आने वाली जो यूरोपियन यूनियन से या कई यूरोपीय देशों से आने वाली जो कार है उनके ऊपर टैरिफ जो है 110% से घटा के 40% कर दिया जाएगा। आने वाले सालों में वो 5 सालों के अंदर वो 10% भी किया जा सकता है। और ये जो नियम है 12 से 13 लाख के ऊपर वाली कारों पर देखने को मिल सकता है यहाँ पे। हालांकि अभी EV से जुड़ी
जो कार हैं उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होते, लेकिन जल्द उसके ऊपर भी लागू होते दिखेंगे। और ख़ास तौर पे ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि चाहे महिंद्रा एंड महिंद्रा हो या फिर टाटा हो, उनका जो निवेश है वो एटलीस्ट अभी तो फिलहाल के लिए सेफ रहे। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट महिंद्रा एंड महिंद्रा पर साफ तौर पर दिख रहा है। क्या ये अपॉर्चुनिटी है? नो। एंड फ्यूचर में जो हो सकता है, प्राइस ट्राइज टू उसको प्राइसिंग प्रेजेंट में करने की कोशिश करता है, क्योंकि तभी तो एक्शन लिए जा सकते हैं, राइट? तो जो पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी, सुख बुगाहट जो फ्यूचर में हो सकती है, जो कुछ डिसीजंस फ्यूचर में आ सकते हैं, वो दिख रहा है। मुझे बहुत अच्छे से याद है हर्षी, पिछले हफ्ते भी मैंने बहुत स्ट्रिक्टली बोला था कि ऑटो सेक्टर में अभी गिरावट रहेगी, तो अभी उसमें कोई पोजीशन नहीं बनाए, क्योंकि यहाँ से एक डिक्लाइन का पॉसिबिलिटीज दिख रही है, एंड इट्स देयर। आगे के लिए भी अगर मैं स्पेसिफिकली स्टॉक वाइज बात करूं, सो करंट कंडीशन में सिर्फ एक टाटा कमर्शियल व्हीकल ठीक ठाक है, जिसको थोड़ा बहुत देखा जा सकता है, दैट टू कि हमको निचले स्तर पर 15 से 10% पर जाकर के और एड ऑन करना पड़ सकता है। विद दैट व्यू टाटा कमर्शियल व्हीकल ठीक ठाक है एज ऑफ नाउ, बट अदर देन जिन व्हीकल्स की मार्केट में पोजिशनिंग पर्सनल पैसेंजर व्हीकल को लेकर के बहुत ज्यादा है, उनके ऊपर ज्यादा असर दिखेगा। बी इट आप कोई भी स्टॉक लीजिए, चाहे आप टाटा पैसेंजर व्हीकल लीजिए, चाहे आप महिंद्रा लीजिए, महिंद्रा के ऊपर ज्यादा असर इसलिए क्योंकि जिस पेस पर इन्होंने मार्केट शेयर कैप्चर किया है वो बहुत उम्दा था, वो बहुत बढ़िया था। तो जिसकी ज्यादा मार्केट शेयर है उसी के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट भी पड़ेगा, तो उस चीज का असर रहने वाला है। एंड एक और चीज ये भी है कि अगर इंडिया में जो ईयू की कार से या यूएस की कार से मैम आपके ऑडियो शायद चला गया है। अभी ठीक है जी, फाइन मैम। ओके। सो इंडिया में कार्स को लेकर के एक बात ये भी है कि अगर आपकी कार इंपोर्टेड है, यानी बाहर की कार है, तो आप ज्यादा स्टेटस सो कॉल्ड मतलब ठीक है, बट दैट इज ट्रू, ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है। दूसरी चीज क्वालिटी का एक कंसर्न आता है। तो अगर आप और बाहर की कार सिर्फ टैरिफ एक्साइज की वजह से ही महंगी थी, अदरवाइज उनकी कंट्रीज में वो कार सस्ते ही थे, इंडिया में आते आते वो महंगे हो रहे थे। सो अगर लोगों के पास में विद एडिशन 20-25% पैसा दे करके उन कार्स को खरीदने का मौका मिल जाएगा, देन डेफिनेटली वी विल एक्सपीरियंस अ शिफ्ट। और उस शिफ्ट के चलते इनके नंबर ऑफ यूनिट्स के सेल्स में जो डोमेस्टिक कार्स है डिक्लाइन होगा। सो सेइंग दैट आने वाले समय में महिंद्रा एंड महिंद्रा अभी चल रहा है 3400 के पास में, बी रेडी, इट इज गोइंग टू टच 2900 to 3000 विच इज अनदर 10 to 15% अवे फ्रॉम द करंट प्राइस। सो अभी मत खरीदो, 10-15% और डिप आएगा। ठीक है, और डिप आएगा तो तब वो अपॉर्चुनिटी रहेगी डिप में। अगर ये थोड़ा धीरे धीरे आता है तो शायद एक रिजल्ट आ जाए, बट इन माय ओपिनियन ये बहुत जल्दी आ जाएगा, मे बी हफ्ता 10 दिन। तो वो अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं एक्सपोजर लिमिट के साथ। ठीक। अच्छा मैम, आस्था मैम आपसे जानना चाह रहा हूँ क्योंकि एक दर्शक का जो किशोर पुरोहित जी है, उनका सवाल जो है यहाँ पर किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक के ऊपर है यहाँ पे, और इनका ये कहना है कि इन्होंने जो है 106 पे बाइंग की है, अभी एवरेज कर सकते हैं, क्या आपकी सलाह रहेगी स्टॉक के ऊपर? किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक है मैम यहाँ पर, और पीछे हमने देखा था कि कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी, काफ़ी इसके ऊपर बुलिश दिख रही थी यहाँ पे। और किर्लोस्कर यहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज़ की बात नहीं कर रहे हम लोग, यहाँ पे जो बेसिकली किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं। तो एक बार अगर वो स्क्रीन पर ले आएंगे, और 77 रुपये के भाव के आसपास है ये स्टॉक। जी आस्था मैम। जी देखिए, किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक की बात करें तो सबसे पहले तो हम जिस तरह से अभी जितनी भी हमारी चर्चा हुई है, ये बात साफ निकल के आ रही है कि गिरते हुए मार्केट में वैल्यूएशंस तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और जहां पे वैल्यूएशंस ज्यादा होते हैं वहां पे दिक्कत भी ज्यादा लगती है। इसके साथ साथ अगर किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक के अगर आप फाइनेंशियल्स भी देखें, फाइनेंशियल्स में भी इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं आई है। स्पेशली अगर मैं क्वार्टरली नंबर्स देखती हूँ, तो जो क्वार्टरली नंबर्स थे उसमें भी कोई बहुत बढ़िया ग्रोथ इसने करके दिखाई नहीं है इन लास्ट ईयर से। अगर हम कंपेयर करें क्वार्टरली नंबर्स कौन से, सितंबर के, दिसंबर का नतीजा अभी तक आया नहीं है, तो मेरे हाथ में अभी सिर्फ सितंबर के रिजल्ट्स है जिस पे मैं चर्चा कर सकती हूँ। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा इसमें वैल्यूएशन का भी एक इश्यू है, और रिजल्ट्स की भी यहाँ पे एक अच्छे आने की जरूरत है। तो दोनों के चलते अभी तो ये वीक ही लग रहा है। इसमें कोशिश कर रहा है ये स्ट्रेंथ गेन करने की, लेकिन ये कोशिश कब कामयाब होगी
अगर मैं चार्टिकली बात करूं तो ये कोशिश कामयाब होगी 85 के ऊपर, यानी कि एक बार ये 85 के ऊपर निकलना चालू करे, 85 के ऊपर ट्रेड करना चालू करे, एक दो क्लोज 85 के ऊपर देना चालू करे, तब जाके इसमें एक तेजी का जो मोमेंटम है हम मानेंगे कि वो लौट के आया है। तो तब तक मुझे ये काउंटर वीक ही लग रहा है। अब करना क्या है, देखिए नतीजे के सीजन में जब हम रहते हैं तो यूजुअली बड़े लॉसेस होते हैं तो हम यही बोलते हैं कि एक बार नतीजा देख लेते हैं और उसके बाद कॉल लेते हैं। कभी कभी नतीजे अच्छे आते तो लॉसेस कम होने की उम्मीद होती है, तो सिर्फ उसी उम्मीद में होल्ड करने की सलाह दे रही हूँ। लेकिन प्लीज इसमें नई फ्रेश पोजीशंस नहीं बनाइए, क्योंकि अभी भी ये जो काउंटर है मुझे फर्दर यहाँ से डाउनसाइड दिख रहा है। अब जो नया पोजीशंस कंटिन्यू करने की बात कर रही हूँ उसमें मैं स्टॉप लॉस जो देना चाहूंगी वो लगभग 65 का रहेगा। बड़ा स्टॉप लॉस है, बट 65 की स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए अगर कर सकते हैं, अदरवाइज काउंटर वीक लगता है और थोड़ी गिरावट हमें और देखने को मिल सकती है। थोड़ी गिरावट और देखने को मिल सकती है। वैसे आस्था मैम, क्योंकि बार आपने वैल्यूएशन की बात करी, अभी भी आपको लग रहा है कि हमारे मार्केट, क्योंकि हमेशा ये तो दलील दी जाती है कि हमारे तो मार्केट्स वैसे ही महंगी वैल्यूएशन पर हैं, लेकिन जिस तरीके से स्टॉक्स जो हैं, आप मिड कैप की बात कीजिए, स्मॉल कैप की बात कीजिए, बहुत पिटाई हुई है। लार्ज कैप का भी साथ नहीं मिला है इस बार, और पीछे भी हमने देखा है यहाँ पर। तो मैम वैल्यूएशन अब फिजिबल दिख रहे हैं आपको, या अभी और गुंजाइश है यहाँ पर? देखिए मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत गुंजाइश अभी भी बाकी है, तो सिर्फ लेकिन बहुत ज्यादा हम ऑलरेडी करेक्शन देख चुके, तो बहुत बड़ी गुंजाइश अब रह नहीं गई, क्योंकि ऊपर से काफी करेक्ट हो गए हैं, वैल्यूएशंस करेक्ट हुए हैं। और स्मॉल कैप और मिड कैप में तो ये जो कार्नेज चल रहा है ये आज का नहीं है, अभी का नहीं है, ये लास्ट 1 ईयर से चल रहा है। तो डेफिनेटली वैल्यूएशंस करेक्ट हुए हैं, लेकिन वो किस पे निर्भर करता है, आप अर्निंग्स में कितना ग्रोथ दिखाते हैं। क्योंकि वैल्यूएशन आपको सस्ते लगेंगे अगर अर्निंग्स की ग्रोथ अच्छी आएगी, क्योंकि डेफिनेटली ईपीएस स्ट्रांग होगी तो आपकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़ी सी उसके सामने वीक हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो वैल्यूएशन भी अर्निंग्स पे ही निर्भर करती है। तो मेरे हिसाब से वैसे तो वैल्यूएशंस अभी काफी ज्यादा यहाँ पे ज्यादा हम कह सकते हैं कि नीचे आ गए हैं, लेकिन अगर अर्निंग्स ने सपोर्ट नहीं किया तो ये वैल्यूएशंस भी हाई लगेंगे। इसीलिए अभी स्टार्टिंग से मैं यही बात कर रही हूँ कि थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करें, वेट एंड वॉच मोड में रहें, और अभी ये मार्केट में सीधा कूद के एंट्री करना ऐसा ये मार्केट लग नहीं रहा है। बिल्कुल हड़बड़ी ना करें, थोड़ा सा संतुलन बनाए रखें, बैलेंस बनाए रखें, थोड़ा सब्र रखें। बाज़ार जो है वो रिवॉर्ड करता है, लेकिन उन लोगों को, उन निवेशकों को जो सही समय पर सही फैसला लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो लब्बलवाब यही है। और एक यहाँ पर जो है दर्शक जो हैं उनका सवाल ले लेते हैं यहाँ पे, अंसारी साहब का। ये कह रहे हैं, मैं डॉक्टर अंसारी, बिहार से हैं, बक्सर से हैं ये आदरणीय हर्ष जी, मेरा यहाँ पे आर्थिक मार्गदर्शन करें हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स के ज़रिए यहाँ पे। तो इनका जो सवाल है वो ओला और सुज़लॉन के ऊपर है। अम्बाला मैम, इनका सवाल इसलिए ये पूछना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत करेक्शन आ गया। ओला और सुज़लॉन दोनों ही अलग अलग, यहाँ पे मैनेजमेंट को लेके बहुत अलग अलग डिफरेंस है, बड़ा डिफरेंस है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि सस्ते स्टॉक है तो रिटेलर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा, उनको ये नंबर जो है वो लुभाते हैं। क्या करना चाहिए? तो पहले हम लोग सुज़लॉन देखेंगे, और सस्ता प्राइस टिकट से नहीं होता है, सस्ता इंडस्ट्री, पीर कंपैरिजन, आपका ऑर्डर बुक, जो मैक्रो फैक्टर्स है, उन सब चीजों को ध्यान में रख के कोई चीज सस्ती या महंगी होती है। 50 रुपए के नीचे है सस्ती है ऐसा नहीं होता, राइट? 100 रुपए के नीचे है आईपीओ अच्छे चल जाते हैं, ऐसा मतलब इस चीज से बाहर आइए। बी अ स्मार्ट वेरी वाइज इन्वेस्टर। आपको कई बार 1000 रुपए के स्टॉक में वो वर्थ मिलेगी जो 50 रुपए वाले में नहीं मिल रही है। सो सेइंग दिस, ये जरूरी है समझना भी। इसीलिए अभी हम पहले एक बार सुज़लॉन की बात कर लेते हैं। सुज़लॉन में फंडामेंटल कुछ भी खराबी नहीं है, मतलब मार्केट पोजीशनिंग सब कुछ ठीक है। अभी करंट जो मैनेजमेंट में चेंज आया है उससे एक नया सेटबैक हम जरूर देखेंगे, क्योंकि पिछली बार जो कंपनी की जो बैलेंस शीट्स इंप्रूवमेंट का जो काम किया था, करंट जो मैनेजमेंट अभी स्टेप डाउन चेंज हो रहा है उसी ने किया था। कंपनी डेट को रिडक्शन एंड ऑल। तो अब उस चीज को ध्यान में रखते हुए फिर से यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है जो प्राइस, जो मार्केट कंफ्यूजन वाले स्टेट में आ गई है। सो कंफ्यूजन में यू डोंट गेट एंटर, या तो आपको पता होना चाहिए कि सुज़लॉन में क्या हो रहा है। तो फंडामेंटली देयर इज नो प्रॉब्लम। एनर्जी को लेकर के इस बजट में कुछ अच्छी अनाउंसमेंट्स होंगी। गवर्नमेंट वांट कि हमारे ऊपर वांट्स दैट कि हमारी एनर्जी को लेकर के जो स्थिति है वो मजबूत बने, उसके लिए हमारे डिफरेंट और उसमें भी डाइवर्सिटी हो। तो सुज़लॉन एक ऐसी कंपनी है जो डाइवर्सिटी को लेकर के एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन में एक बड़ा पोर्शन रखती है। नाउ टू बी स्पेसिफिक, क्या हम सुज़लॉन को अभी खरीदे? नो।
इसको खरीदने के लिए थोड़ा और वेट करिए, अब ये फिर आएगा, मतलब ये 40 टू 40 इस प्राइस की तैयारी लग रही है मुझे। सो इफ यू कैन वेट फॉर दैट इट्स वेरी गुड, तब आप इसमें एंट्री बनाइएगा। नजरिया हमारा इसमें इन्वेस्टमेंट वाला है, ये ट्रेड लायक स्टॉक नहीं है। दिस इज नॉट समथिंग दैट यू कैन ट्रेड, सुजलॉन ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है अब। तो 40-42 के पास आए तो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं विद अ व्यू कि आपको 35 स्ट्रेट स्टॉप लॉस रखना है, विद एक्सपेक्टेशन की 55 से लेकर के 70 हमको 1.5 से 2 साल की नजरिए में टारगेट मिलेंगे। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। एंड नाउ ओला इलेक्ट्रिक पर अभी मेरा फिलहाल कोई व्यू नहीं है, इसको भी खरीदना नहीं है। मैं इसको देख रही हूँ 27 रुपए आते हुए, और ये तब बोला था जब ये 38 रुपए पे था, तो अभी 30 पर आ गया है। तो मुझे 27 पर लग रहा है। 27 पर आने के बाद भी हम देखेंगे कि इसमें पैसा लगाना है कि नहीं, क्योंकि अगर ईयू या बजट के दौरान में कुछ पीएलआई स्कीम हटाए या फिर ईयू व्हीकल्स को लेकर के भी कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर भी अगर ईयू की तरफ से कुछ टैरिफ वगैरह घट गया, तो जो कंपनीज इस तरह के काम में है, जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पोजीशनिंग रख रही है, शायद कुछ प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो सकती है। सो नो बाय एज ऑफ नाउ, वेट 27, दोबारा एक बार रिव्यू करेंगे विद लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स। ठीक है, यहाँ पे दीप जी का एक सवाल लेते हैं यहाँ पे, और इनका जो सवाल है बेसिकली जुपिटर वैगन्स के ऊपर, रेलवे सेक्टर के ऊपर है। कह रहे हैं कि मेरे पास जो जुपिटर वैगन के 500 शेयर है 400 के रेट पर, क्या होल्ड कर सकते हैं? बजट तक रुकना चाहिए? क्या बजट पर ये जो है 400 के भाव पर आ सकता है? सर अब समय तो काफ़ी कम बचा है, 300 के भाव पर शेयर है, 400 पे बजट तक कैसे आएगा? और यहाँ पे आस्था मैम आपकी क्या सलाह रहेगी, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, जुपिटर वैगन्स की बात करें तो एक बहुत बढ़िया मोमेंटम हमने 14 जनवरी को देखा था। बहुत अच्छा प्राइस और वॉल्यूम लेड मोमेंटम था, लेकिन उसके बाद हम लगातार उसमें एक साइडवेज ट्रेंड देख रहे हैं, क्योंकि जब एक बहुत बड़ा मोमेंटम आ जाता है तो उसके जो फॉलो मोमेंटम रहते हैं वो उस दायरे में अटक के रह जाते हैं। 14 जनवरी का जो मोमेंटम था उसमें उसने 290 का तो लो बना दिया था और 335 का हाई बनाया था, तो तकरीबन 45 पॉइंट का मोमेंटम अकेले एक दिन में दिखाया। तो मुझे लगता है कि अभी ये इस मोमेंटम में अटक गया है, यानी कि एक दायरेबंद कारोबार में ये अटका हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें आप वेट कर लीजिए सर, क्योंकि ये एक रेंज बाउंड टेरिटरी में भी चला गया है। रेंज क्या बन गई है? 290 से लेके 335, इसी के बीच में ये ऊपर नीचे करता हुआ लगेगा हमें। मेरे हिसाब से इसमें रुक जाना चाहिए स्टॉप लॉस के साथ। बेटर रहेगा 280 का स्टॉप लॉस लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सो 280 के स्टॉप लॉस के साथ जस्ट होल्ड करें। एक बार मुझे लगता है फिर से तेजी बनी तो ये 315 के पार होगा, और उसके बाद फिर 335 और 350। तो अभी इमीडिएटली इनकी तो खरीद काफी ऊपर के लेवल की है 400 की, लेकिन इमीडिएटली मुझे लगता है 350 तक के लेवल्स ये हमें फिर दिखाता हुआ नजर आएगा। जब 350 आता है तो एक बार वापस से अपनी पोजीशन को रिव्यू करा ले इसी शो में कॉल करके, अभी इसमें वेट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो है मैम ने क्लैरिटी दे दी। एक दर्शक हैं जिन्होंने एक धनराशि हमें भेजी है, यहाँ पे अमेंद्र के नाम से है। अभी कह रहे हैं कि सुजलॉन के ऊपर तो हमने अंबाला मैम का व्यू आपके सामने रख दिया, लेकिन रिलायंस के ऊपर जाना चाहते हैं। इन्होंने जो खरीदारी करी है वो करीब 1300 के भाव पर करी है। अंबाला मैम, जो रिलायंस है, नतीजे जो हैं यहाँ पर हम लोगों ने दर्शकों को अपने बताया कि ऑयल टू केमिकल बिजनेस तो काफ़ी बेहतर रहा, लेकिन बाकी अगर आप देखें गैस में दबाव दिखा, रिटेल में दबाव दिखा, आरपू भी बहुत ज़्यादा कुछ अच्छे आते हुए दिखे नहीं। क्या करना चाहिए मैम, क्या सलाह रहेगी? अभी इसमें पेन बढ़ेगा? यस, और वो इसलिए क्योंकि अभी तक तो रशिया से थोड़ा सस्ता तेल मिल रहा था। अभी कुछ लगातार बहुत सारे क्वार्टर्स अभी उसकी उम्मीद कम हो रही है, तो उसके चलते इनका जो रिफाइनरी वाले बिजनेस से जो मार्जिन्स हैं थोड़े से और श्रिंक होंगे। बट क्या रिलायंस को खरीदे ना, ये सवाल ऐसा है कि इनका बिजनेस बड़ा डाइवर्सिफाइड है, तो सिर्फ रिफाइनरी बिजनेस को लेकर के, केमिकल रिफाइनरी बिजनेस पर ही इनकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। बट इट इज अ इन्वेस्टमेंट लायक स्टॉक। आज जब शो के शुरुआत में भी कुछ स्टॉक्स के नाम लिए थे मैंने, उनमें से एक रिलायंस भी था।
तो रिलायंस में आप एक सीरियस इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिकॉज डाउन द लाइन 2026 एंड 27 कुछ इसमें कुछ वैल्यू अनलॉकिंग भी मिलेगी। एंड यू शुड फील हैप्पी कि जो 10-15% का मूवमेंट इसने पिछले 2-3 महीने के अंदर कर दिया था, अभी वापस से श्रिंक होकर के आपको मिल गया वापस से। दैट मीन्स यू आर नॉट पेइंग मच प्रीमियम टू दैट अपॉर्चुनिटी नाउ, राइट? सो विद दैट व्यू आपको रिलायंस की तैयारी ये जरूर रखनी चाहिए कि 1340-50 और आएगा। जब ये आ जाए तो आपका निफ्टी इंडेक्स उस समय पर 24,650-500 के लगभग रहने वाला है। मैं बार बार बोल रही हूँ, मार्केट को जो इंडेक्स को जो लीड कर रहा है ना, 6 महीने लगातार हो गए ये बात बोलते हुए कि जो रिलायंस कर रहा है वो आपको और कहीं ध्यान करने की जरूरत ही नहीं है, इंडेक्स को लीड कर रहा है वो गिरने में भी। तो 1340 के आसपास आपको रिलायंस दिख जाए तो वहां पर और एडिशन करने की कोशिश करिए। एग्जिट करने की जरूरत नहीं है, इतना पेन इसमें आपका आएगा नहीं, क्योंकि आप 1300 के भाव पर आपकी ऑलरेडी एंट्री है। नाउ अगर आपको रिलायंस में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, इट शुड नॉट बी बिलो 1270, आता नहीं वैसे, लेकिन आप होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखिए एक जो है चर्चा करते हैं यहाँ पे ख़ास तौर पे, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले एक यहाँ पे जो रिसर्च डाटा निकाला था उसमें साफ तौर पे बताया था कि अगर आप यहाँ पे देखें Q3 में प्रमोटर्स ने काफ़ी ज़्यादा जो है अपने यहाँ पे जो है खरीदारी करते हुए दिखे हैं यहाँ पे स्टॉक्स में ही। और अब आज हम लोग ऐसे स्टॉक्स के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जहाँ पे प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी को बेचा है यहाँ पे, तो उनके ऊपर एक एक करके हम लोग डाटा लेके आते हैं। सबसे पहले देखिए सिग्युरिटी इंडिया की बात करते हैं। यहाँ पे रिटेल का अच्छा खासा पार्टिसिपेशन है यहाँ पे। सितंबर क्वार्टर में देखें आप तो 67.38% हिस्सेदारी थी। दिसंबर आते आते आप ये देखिए 50.95%, मतलब 16-16.5% की जो हिस्सेदारी है प्रमोटर्स की घटी है। बड़ा नंबर है, बड़ी हिस्सेदारी घटती हुई देखिए यहाँ पे। यहाँ पर आज तक मैं आपसे समझना चाहूँगा, यहाँ पे पिछले कुछ समय में स्टॉक्स में पेन भी रहा, यहाँ पे आप देखिए प्रमोटर्स की हिस्सेदारी भी घटती हुई देखिए Q3 में। आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, जब भी हिस्सेदारी घटती है डेफिनेटली वो एक नेगेटिव ट्रिगर रहता है काउंटर के लिए, क्योंकि जब प्रमोटर्स ही होते हैं जिन्हें कंपनी का अगला पिछला अंदर बाहर सब पता रहता है, और जब इस तरह से प्रमोटर हिस्सेदारी घटाते हैं अपनी, कहीं ना कहीं वो एक मैसेज जो मार्केट्स को जाता है वो पॉजिटिव नहीं जाता, वो नेगेटिव जाता है। आई विश ऐसा होना नहीं चाहिए कि कुछ बहुत नेगेटिव की वजह से ये किया गया कदम हो, प्रमोटर्स के द्वारा लिया गया, लेकिन इंटरप्रिटेशन यही रहता है। तो अभी मुझे लगता है सेजिलिटी की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा वीक ही लग रहा है ये काउंटर, वीक और थोड़ा सा दायरेमंद दोनों ही बातें हैं। 51-50 मोटा मोटा मान लीजिए 50 से लेके 55 के बीच में ऊपर नीचे करता हुआ नजर आएगा, लेकिन 50 का लेवल तोड़ के अगर ये नीचे जाने लगा 50 या 39 का, तो फिर दिक्कत गहरा जाएगी। तो मेरे हिसाब से सेजिलिटी में वीकनेस है, लेकिन 49 के नीचे ये और ज्यादा वीक हो जाएगा। लॉन्ग पोजीशंस नहीं लेनी है, ऑलरेडी ली हुई है 48 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए। 55 के ऊपर निकले तो फिर उसमें कुछ तेजी बनेगी, जिसके की चांसेस अभी तो इस तरह की न्यूज पे कम ही लगते हैं। ठीक है, 55 रुपये के ऊपर निकले तो फिर इसमें कुछ तेज़ी बनती हुई दिख सकती है। मैम ने इस पर सिग्युरिटी इंडिया के ऊपर क्लैरिटी दे दी है। उसके बाद अगला स्टॉक जो है वर्लपूल की बात करते हैं। और आप ये देखिए 2024 से 25 देखें तो प्रमोटर्स ने लगातार अपनी हिस्सेदारी को कम किया है। अब Q2 में आप देखें सितंबर क्वार्टर में 51% थी, दिसंबर आते आते यहाँ पे देखिए 39.76% हिस्सेदारी रह गई है। करीब करीब 11% जो है वो हिस्सेदारी घटती हुई दिखी है वर्लपूल जैसी कंपनी में। और यहाँ पर जो है निवेशकों को क्या करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी यहाँ पे अंबाला में? वर्लपूल में तो आप एक थोड़ा अटेम्प्ट ले सकते हैं। उसका रीजन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्रोमोटर्स की एग्जिट्स है, उसका मेजर रीजन सिर्फ ये है कि कंजप्शन को थोड़ा सा बूस्ट मिल सकता है। एंड कंजप्शन में भी हम एक ट्रेंड चेंज देख रहे हैं हर्षी, की जो पर्सनल ईज वाले जो प्रोडक्ट हैं, हाउस होल्ड वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी डिमांड बढ़ रही है। उसका अर्बनाइजेशन आप इशू बोल लीजिए, जो भी आपको कहना है, बट कहीं ना कहीं ये एक फैक्टर रहेगा। सो वर्लपूल में तो मुझे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लगती है। इट इज द सेम थिंग जो हमने एक बार एक्सेस में और इससे पहले सोना कॉम्स वगैरह जैसे स्टॉक्स में देखा था। तो फिलहाल के लिए वर्लपूल इज अ बाय। 786 पर है, बट व्हेन टू बाय 786 पर है। एक दो दिन अगर हम रुक जाए तो हमको ये 760, 760, 770 इस रेंज में मिलेगा, थोड़ा सा दूर और है बस। तो वहां पर हम इसमें बाइंग का व्यू लेकर के एक अच्छे बड़े टारगेट का विच इज 850 फर्स्ट एंड दूसरा टारगेट लगभग 1000, ये दो टारगेट तो आराम से हम देख पाएंगे विद अ व्यू कि 3 महीने हमको इसको होल्ड करना है। आफ्टर 3 मंथ्स मुझे लगता है कि आप इसको ट्रेल कर लेना 950 पर एंड देन होल्ड
जिसमें कि आपको एक्सटेंडेड गेन 1100 तक दिख सकते हैं। एंड स्टॉप लॉस जैसे आपकी एंट्री ट्रिगर हो जाए, आप स्टॉप लॉस यहाँ पर सिर्फ 915 रुपए का, सॉरी 615 रुपए का ही मेंटेन करना। सो वर्लपूल इज अ बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटी दैट वन कैन ट्राई फॉर। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और दूसरा जो तीसरा स्टॉक है एम्फेसिस है यहाँ पर। और आप ये देखिए कि अगर सितंबर क्वार्टर की बात करें तो 40% के आसपास थी हिस्सेदारी प्रमोटर्स की, दिसंबर आते आते 30%, 30.5% के आसपास हो गई, 9.5% हिस्सेदारी घटी है। और एक दर्शक कह रहे हैं कि प्रमोटर का तो हक है, वो चाहे तो उसको बेचें, चाहे तो वो खरीदें। ये बात तो सही है सर आपकी, लेकिन हमें भी तो जानकारी देना हमारा फ़र्ज़ है आपको, कि जो यहाँ पर, ताकि आप अपनी एक राय क्रिएट कर सकें, समझ सकें कि किस तरीके से यहाँ पे मैनेजमेंट काम कर रहा है, क्या फंडामेंटल्स है, और इसलिए हम लोग आपके सामने यहाँ पे ये पेश करते हैं चीज़ें। तो यहाँ पर हम आस्था मैम, क्या करना चाहिए यहाँ पे एम्फेसिस को लेकर? यहाँ पे प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कम हुई है। हाँ, देखिए मैं एक बात और बोलना चाहूँगी, प्रमोटर्स का तो हक है वो बेचे या खरीदे, लेकिन शेयर धारक भी तो कहीं न कहीं कंपनी में कुछ अधिकार रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रमोटर, जब आप लिस्टेड कंपनी हो जाते हैं तो आपका दायित्व, जिन्होंने आपके शेयर होल्डर्स आई मीन आपके जो आपके शेयर होल्डर बने हैं, जिन्होंने आपके शेयर्स को सब्सक्राइब किया है, कहीं न कहीं उनको भी पूरी खबर देना एक दायित्व होता है प्रमोटर का, कि कंपनी में क्या चल रहा है, क्या कारण है जिसकी वजह से अगर कुछ भी कदम उठाया जा रहा है। तो अब लिस्ट होने के बाद कंपनी के दायित्व बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये हमारी गाड़ी कमाई है इन्वेस्टर्स की, जो हम किसी भी कंपनी में लगाते हैं और उसके हम शेयर धारक बनते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर आप ध्यान रखें कि कैसे भी मनमानी करें, ऐसा नहीं चलता, स्पेशली अगर आप लिस्टेड एंटिटी हैं। बहुत सारे लोगों ने विश्वास करके उस कंपनी में पैसा लगाया होता है। अब अगर मैं एम्फेसिस की बात करूँ, तो बिल्कुल एम्फेसिस में वीकनेस लगती है। जिस तरह के मूव आ रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ था पहले के कुछ दिनों में। ये मैं बात कर रही हूँ लगभग दिसंबर से लेके जनवरी तक, आप मानिए लेट दिसंबर से लेके जनवरी, अर्ली जनवरी, यानी कि 1 महीने तक, और वो डाउन साइड की तरफ ब्रेक होना चालू किया है। वीक लगता है ये काउंटर। इसमें एक इम्पोर्टेंट लेवल है 2800 का, वो मतलब मोटा-मोटी मानिए तो 2900 का, 2800 का नहीं, 2900 का मैं यहाँ पे लेवल बोलना चाहूँगी। वो अगर टूटता है ऊपर की तरफ, तो ही इसमें कुछ कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो ये वीक ही लग रहा है। हो सकता है 2-3 दिन ये ऊपर-नीचे करता रहे, एक ही दायरे में घूमता रहे, 2700 से लेके 2900 के बीच में, बट लगता अभी भी वीक है, इसलिए इससे थोड़ी दूरी बनाए रखें, क्योंकि इसमें न्यूज़ जो है वो भी नेगेटिव है। न्यूज़ जो है वो भी नेगेटिव है यहाँ पर। और आप देखिए फटाफट से कवर करने की कोशिश करते हैं, दोनों गेस्टों का समय कम है और हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे AWL एग्री बिजनेस की बात कर लेते हैं, अडानी विल्मर की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और ये देखिए Q3 में आप जो है हिस्सेदारी घट के 63 से बल्कि 64% से घट के करीब 57% के आसपास आ गई, 7% की कटौती देखने को मिल रही है। हमने देखा था फ्राइडे को भी जो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स थे उनमें एक अच्छा डाउनफॉल, मतलब दबाव देखने को मिला था, खबरें थी कई सारी। लेकिन अंबाला मैम, क्या करना चाहिए AWL एग्री बिजनेस में? इसको अभी नहीं खरीदना, अभी भी इतना गिरने के बाद भी अभी भी एक्सपेंसिव है। और एक चीज जहां तक मुझे सब याद है, इट्स नो मोर एन अडानी कंपनी, अडानी ग्रुप ने इसमें से एग्जिट ले लिया है, राइट? मतलब कुछ परसेंट में ख्याल, आई थिंक मैम, क्यों लिया था पीछे, हिस्सेदारी काफी कम की थी, लेकिन शायद माइन्यूटली कुछ है। ओके, ठीक है, तो थैंक यू फॉर करेक्टिंग, बट मेजोरिटी इट्स नॉट एन अडानी एनीमोर। तो आप अडानी के नाम पर मत खरीदना, पहली बात। दूसरी बात ये कि अभी भी ये महंगा ही है, आपको थोड़े से दिन अगर आप और वेट कर लेंगे, वन मोर थिंग, हो सकता है कि 2-4 दिन के अंदर आपको 215-20 दिखे, बट दैट्स नॉट द एब्सोल्यूट बाइंग रेंज अकॉर्डिंग टू मी, जहां पर आपको खरीदना चाहिए। पुल बैक मत खरीदो, खरीदना है तो सस्ता खरीदो, अगर ऐसे स्टॉक को खरीदना जहां पर आपका डिग्रेडेशन हो रहा है तो, ठीक है। एंड नाउ मुझे लगता है कि कल के दिन में, कल परसों या फिर ये मंथ क्लोज होते होते ये 200 के आसपास फिर से आएगा, 195 से 200 के आसपास फिर से आ जाएगा। देयर यू कैन थिंक ऑफ बाइंग विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एट 180, विद अ वेरी पॉसिबल फर्स्ट टारगेट इज 225 से लेकर के 250 के भाव के लिए। तो और नीचे के भाव का वेट करो ताकि आपको एक अच्छा एंट्री मिल सके, ठीक है। एंड हम लोग जब ये डिस्कशन कर रहे हैं तो हर्षी एक टारगेट ट्रेड दिया था मैंने जी पिछले 2-3 सेशन के अंदर में, बजाज कंज्यूमर का जी, तो वहां पर यस उसका टारगेट हो गया, 320 वाज द टारगेट।
जो आपके शो पर मतलब विपुल जी थे, दिया गया था। तो एक अच्छा खासा टारगेट हमको यहाँ पर मिल रहा है बजाज कंज्यूमर्स में। 280 के आसपास की बाइंग थी, 320 का टारगेट था, 15% का गेन है विद इन 2-3 डेज, वन कैन बुक इट। बिल्कुल, बहुत ही शानदार नंबर्स आए थे यहाँ पर और उसके बाद स्टॉक में एक अच्छी रैली देखने को मिली थी यहाँ पर। और जहाँ तक मुझे याद है, इनका आलमंड ऑयल है जो है बजाज जो हेयर ऑयल है, उसका जो था वो काफ़ी अच्छे जो है मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिखा था और उसका असर यहाँ पे स्टॉक्स में नंबर्स में रिफ्लेक्ट भी किया था यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करते हैं यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पे देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी हिस्सेदारी जो है वो कम होती हुई दिखी है यहाँ पे। 79.60% से घटकर 73.60% हुई है। जो हिस्सेदारी करीब 6% घटती हुई दिखी है यहाँ पर। आस्था मैम, ये आपकी क्या सलाह रहेगी? स्टॉक को लेकर भी जो है पार्टिसिपेशन रिटेल का काफ़ी ज़्यादा है। जी बिल्कुल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए ये काउंटर हमेशा से रिटेल का फेवरेट भी रहा है, क्योंकि जो हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि टिकट साइज छोटा रहता है तो रिटेलर्स का एक इंटरेस्ट बनता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें, थोड़ा सा वीक हो रहा है ये काउंटर। एक बार 60 के आसपास इसका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल आ रहा है। मेरे हिसाब से बस वो ब्रीच नहीं होना चाहिए। 60 के नीचे जाता है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो किसी ने लिया हुआ है तो 60-61 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें और इसमें बने रहें। बिल्कुल, तमाम दर्शकों के जो सवाल आ रहे हैं, देखिए अभी आप हमारे साथ बने रहिए, आपके तमाम सवालों के हम लोग यहाँ पे कैटर करेंगे, क्योंकि शो भी जो है ये आपके सवालों के जवाब का ही है यहाँ पर। लेकिन फटाफट से इस थीम को ख़त्म कर देते हैं, कुछ स्टॉक बचे लिमिटेड। अनंत राज की बात करते हैं। अंबाला मैम, यहाँ पर जो है अभी हाल ही में कंपनी के नतीजे आए यहाँ पे, और हम लोग डाटा सेंटर्स और रियल एस्टेट से जुड़ी ये कंपनी के नाम से जानते हैं इसको। नंबर ठीक ठाक रहे, बहुत ज़्यादा बढ़िया तो नहीं रहे। अगर हम Q3 के नतीजे देखें यहाँ पे, अगर सितंबर के हिसाब से देखें यहाँ पर क्वार्टर के हिसाब से, तो करीब 60% के आसपास थी हिस्सेदारी, और फिर Q3 में आते आते ही घट गई है, 57.41% हो गई। 2.7% का यहाँ पे अच्छा खासा हिस्सेदारी जो है घटती हुई दिखी है। आपकी क्या सलाह रहेगी स्टॉक में? अभी भी आप थोड़ा सा और डिप का वेट करिए। अगर आप पहले से किसी पोजीशन में टेक एन एग्जिट, बिकॉज वेरी लाइकली ये एक्सपेंसिवनेस इस रिजल्ट के लिए जस्टिफिकेशन नहीं दे रही है। सेक्टर इज एट 23, स्टॉक इज एट अबव 33 मल्टीपल्स। तो अभी और इसमें थोड़ा डिप और पॉसिबल है, विच इज लाइकली कि कम से कम अभी 490 पे आया ना, खरीदना है तो 440 का 450 का वेट कर लीजिए। मतलब मैं एम्फेसाइज होकर के बोल रही हूँ कि थोड़ा सा कर ही लीजिए। एक अच्छी एंट्री आपको मिलेगी, विच इज अनदर 10 to 15% डिप फ्रॉम द करंट प्राइस। अगर आप ये कर लेंगे तो आपको अच्छे भाव पर एंट्री मिल सकती है। अभी के लिए अगर आप हो पोजीशन में, अगर आप 10 से 15% का डिप नहीं देखना चाहते तो एग्जिट कर लीजिए, अगर आप पहले कोई पोजीशन में हैं तो। बट ऑफ नाउ इट्स अ डिप पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक की बात करते हैं। अभी अंबाला मैम से व्यू लिया था, यहाँ पे आस्था मैम से ले लेते हैं यहाँ पर। इसमें भी आप देखिए क्या हुआ है, हम लोग बीच बीच में खबरें सुन रहे थे कि एक के बाद एक ट्रांचे में यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी जो है प्रमोटर्स घटा रहे हैं, और पहली बार तो आप देखिए जानकारी भी नहीं दी गई थी और उसके बाद काफ़ी बवाल हुआ था यहाँ पे। लेकिन आप ये देखिए सितंबर क्वार्टर में 36.78% थी, और फिर दिसंबर क्वार्टर में 34.59% जो है वो हिस्सेदारी घटती हुई दिखी थी, और टोटल 2.2% हिस्सेदारी घटी है। आस्था मैम, कोई टर्न अराउंड की स्टोरी यहाँ दिखती है या फिर नहीं? इसमें बिल्कुल ही एकदम दूरी बना के रखनी चाहिए। बहुत सारे जो रिस्की इन्वेस्टर होते हैं वो सोचते हैं नहीं तो कल ये स्थिति बदलेगी स्थिति, ऐसा आपका भी मानना है या फिर नहीं, दूरी बना के रखें स्टॉक से? नहीं, बिल्कुल दूरी बना के रखिए, क्योंकि चार्ट्स पे ये बेहद बेहद वीक दिख रहा है काउंटर, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे रुकेगा। मुझे लगता है थोड़ी वीकनेस इसकी और गहराएगी, 26-27 तक भी आ सकता है, तो बिल्कुल दूरी बना के रखिए। ठीक है, उसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक की बात कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर भी देखिए, जो हालांकि हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर प्रमोटर्स की, यहाँ पे देखिए 94.61% है, और बहुत ही स्लाइटली से घटता दिखा है, -2.2%। अंबाला मैम, क्या करना चाहिए यहाँ पर? ओके, आईओबी आज की डेट में आ गया है 34 पर जी, और ये एक ऐसा काउंटर रहा है जिसमें कि बहुत ज्यादा मूवमेंट बैंक्स ने, प्राइवेट ने भी किया था, पीएसयूज ने भी किया था, लेकिन इसका कुछ नहीं हो पाया। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ रिस्की एंड प्रोबेबिलिटी वाइज थोड़ा ठीक ठाक एंट्री के बारे में, तो आप एक ही अटेम्प्ट करना। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो छोड़ भी दीजिएगा। इट्स अ वेरी वेरी रिस्की एंट्री। 34.25 के पास में ले सकते हैं जो करंट प्राइस है। डू मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट 32 विद एक्सपेक्टेशन कि आपको 37 से लेकर के 45 के भाव दिख जाएंगे। इट्स जस्ट अ ट्रेड एंट्री, रिस्की भी है, एक्सपोजर कम रखना प्लीज। ठीक है, आखिरी इसमें कवर कर लेते हैं फटाफट से बजाज हाउसिंग फाइनेंस। और यहाँ पर भी बहुत लंबे समय से कंसोलिडेशन स्टॉक में देखने को मिल रहा है।
Q2 में 88.70% हिस्सेदारी थी, वहाँ से घटी 86.70% हिस्सेदारी हुई। करीब 2% का फॉल यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आस्था मैम, आपकी बजाज हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर ना सिर्फ इस लिहाज से बल्कि काफ़ी समय से मैम बहुत ठंडा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है स्टॉक में, कैसे देखना चाहिए? देखिए वीक ही लग रहा है। एक तो चार्ट्स पहले से ही वीक बने हुए थे, शुरू में वैल्यूएशन का कंसर्न था, और अब ये जो प्रमोटर आप बता रहे हैं सेलिंग का, तो वो भी एक कंसर्न है, और वो बिल्कुल यहाँ पे स्टॉक के चार्ट्स में रिफ्लेक्ट कर रहा है। मुझे लगता है इसमें और भी वीकनेस हमें देखने को मिल सकती है। दूरी बनाए रखे 88 पे चल रहा है, हो सकता है कि ये नीचे में हमको एक बार इसी तक के लेवल्स दिखाता हुआ नजर आए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने इस पूरे जो फटाफट से दोनों मैम की वजह से यहाँ पे इस पूरे जो तमाम 10 स्टॉक्स थे उसको कवर कर दिया यहाँ पे। आस्था मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद मैम, आपने अपना कीमती समय दिया है हमारे दर्शकों को। मैम एक बार डिस्क्लेमर शेयर कर दीजिए। जी, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हो सकता है कि जो हम पीएमएस चलाते हैं हेम पीएमएस के नाम से, उनकी होल्डिंग में इनमें से कोई भी स्टॉक हो। धन्यवाद हर्ष जी मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही एक सवाल फटाफट से लेते हैं, फिर अम्बाला मैम भी मुझे लग रहा है कि उनको भी जाना है। मैम जाना है ना आपको? मतलब कब आई कैन एक्सटेंड अ फ्यू मिनट्स इफ रिक्वायर्ड, इट्स ओके। ठीक है मैम। एक मैम दर्शक का सवाल लेते हैं यहाँ पर, और ये जो है विप्रो के ऊपर है, विजय कुमार जी का। विप्रो काफ़ी नीचे आ गया है, क्या इस भाव पे एंट्री ली जा सकती है अभी? आईटी स्टॉक्स को लेकर मैम क्या नज़रिया रहेगा आपका? आईटी स्टॉक्स में थोड़ा सा और रुकेंगे तो बेहतर एंट्री मिलेगी, नॉट इमीडिएटली, क्योंकि एक फेज होता है, उस फेज में ये अभी डिक्लाइन वाले फेज में है, कंसोलिडेशन वाला, और उसके बाद फिर ये निकलेंगे। तो अगर आपको विप्रो खरीदना ही है, खरीदना 220-30 में ही है, बट नॉट टुडे, क्योंकि एक बार इसको बहुत जायज है कि ये 215 तक जा सकता है। वहां से जब ये वापस 230, 20, 25 इस रेंज में 2-3 दिन ट्रेड कर जाए, तब आप 215 रुपए का स्टॉप लॉस लगा करके देन यू कैन थिंक ऑफ एंट्री। बट अभी सिर्फ इसको रडार पे रखो एक एंट्री के लिए। अभी थोड़ा सा वीकनेस इसमें रहेगी, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री को लेकर के थोड़ा बहुत वीकनेस, पुल बैक मैं इसको बोल रही हूँ, क्योंकि जितना ज्यादा आपका रुपया अभी रुपये में अभी थोड़ा सा यूएस के अगेंस्ट में थोड़ा बहुत डिक्लाइन, कूल ऑफ, थोड़ा सा डिक्लाइन नहीं, थोड़ा सा पुल बैक इसमें आ सकता है, थोड़ा सूदिंग मूव आएगा, तो उसकी वजह से आईटी स्टॉक्स पे थोड़ा बहुत वापस आपको मूवमेंट दिखेगी। सो थोड़ा और पॉसिबिलिटीज है कि आपको और नीचे की तरफ दिखे। खरीदना 220-30 पर ही है, लेकिन जब ये 215 टच करने के बाद वापस इसके ऊपर जाता है, सो टिल देन आप इसको वेट कर सकते हैं। अभी रडार पर रखिएगा, सिर्फ अपने रडार पे रखिएगा। एक पांडे जी हैं यहाँ पे, और ये कह रहे हैं वन मोबीक्विक सिस्टम्स के इन्होंने 100 शेयर्स ले रखे हैं 338 के भाव पर। क्या अभी एवरेज करने के लेवल्स हैं यहाँ पर? और यहाँ पर साफ तौर पे जो है क्या कहते हैं 1 साल का नज़रिया। लेकिन मैम इससे पहले एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आज मैंने कई आपसे सवाल पूछे, और जैसे मैं सवाल पूछता था आप पहले ही मुस्कुराते थे। मेरी बात कोई आपको ऐसा लगा कि जो मतलब मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ या कुछ वैसे जो आप मुस्कुरा रहे थे मैम? नो 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 नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वाइल आपसे बातचीत हो रही होती है तो कुछ या मैं कुछ मजाक मैम कुछ मैं मजाक कर देता हूँ, ऐसा जो आपको लगता हो ऐसा? तो नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यू बीन सो काइंड हर्षी, आप बहुत ही जेंटल एंड सो काइंड, मतलब आई अप्रिशिएट। इनफैक्ट आप ओवरऑल जो आपकी टीम है ना बहुत ही नाइस है, मतलब आई अप्रिशिएट दिस। आपकी साइड से कुछ नहीं, कुछ स्टॉक्स रहते हैं जो अगर हिसाब जैसा एनालाइज किया चल रहा है तो बस दैट्स ऑल, नथिंग एल्स फ्रॉम योर साइड। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतने काइंड वर्ड्स बोले, और आप भी, हम लोग हमेशा आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि जब आप किसी भी मतलब बिजी होते हो शेड्यूल के बीच में हमारे दर्शकों के लिए समय निकालते हैं, हमारे लिए समय निकालते हैं, उसके लिए भी थैंक यू सो मच मैम। एक सवाल मैम जी, रिलायंस के ऊपर हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे जो सैयद साहब एक बार, हाँ मोबीक्विक जी मोबीक्विक। तो मोबीक्विक मैं जानबूझ के इसलिए मैंने याद दिलाया कि इसको मिस मत करो, एग्जिट है ये। इट्स अ वेरी ब्रूटल एग्जिट। अगर आप इसमें हो एग्जिट लो, और बने रहने की कोई जरूरत नहीं है। डोंट थिंक कि ये टर्न अराउंड होगा बिफोर टचिंग 145 और 50, एंड करंटली इट इज एट 190। टेक एन एग्जिट जो भी इसमें है। यस प्लीज। यानी कि मैम पूरी तरीके से एग्जिट की सलाह है यहाँ पर ना? ठीक है, तो दर्शक इस चीज़ का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच अम्बाला मैम, आपने अपना कीमती समय दिया हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैम डिस्क्लेमर प्लीज शेयर कर दीजिए। यस, आज भी बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं हर्षी, जो हमारे मेंबर्स के पास भी हमारे स्मॉल केस में या फिर रिकमेंडेशन के तौर पर मेंबर्स के साथ में शेयर किए गए, मॉडल पोर्टफोलियो रिकमेंडेशन एंड ऑल। तो ये जो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स है या किसी वजह से न्यूज में है,
वो रहता है, तो मेंबर्स के पास स्टॉक्स हो सकते हैं, बट एज फार एज इज माय पर्सनल पोर्टफोलियो, कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं था जो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में मैंने रिकमेंड किया है और होल्ड करके रखा है। सो दैट्स अ डिस्क्लोजर। रेस्ट ट्रेड दिस बजट के ध्यान में रखते हुए कुछ मत खरीदो, फंस जाएंगे। सो प्लीज ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क समझते हुए काम कीजिएगा। थैंक यू। बिल्कुल, मैम ने डिस्क्लेमर के साथ दूसरा डिस्क्लेमर दिया, बजट के साथ जो है उसके छलावे में मत आइए वरना फंस जाएंगे। थैंक यू सो मच मैम। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।